हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड मुक्ता सेठ। आज हम पेपर डिस्कस करेंगे बेटा आकाश इंस्टीट्यूट का फोर्टनाइटली टेस्ट, दैट इज कोड ए। एंड ये पेपर जो था हमारा टी वाई ग्रुप का है, यानी 11 का है। ओके, तो दिस इज एज यू कैन सी टी वाई ग्रुप का पेपर है, कोड ए है, और ये हमारे फेज 3 के बच्चों का है। ऑलराइट, तो 11th का पेपर है, फोर्टनाइट टेस्ट है, सिर्फ 90 मिनट का पेपर था। तो ऑब्वियसली प्योरली नीट बेस्ड पेपर नहीं है, शॉर्ट पेपर है, बट अच्छा पेपर है जिसमें जूलॉजी अपन डिस्कस करेंगे। और जूलॉजी में हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा, इसमें जो चैप्टर्स आए हैं वो है शरीर, द्रव तथा परिसंचरण, यानी सर्कुलेशन, एंड उत्सर्जी उत्पाद तथा उनका निष्कासन, यानी एक्सक्रीशन। तो जो पेपर आ रहे हैं वो है जूलॉजी का फॉर सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है बेटा, तो हम जूलॉजी का पेपर डिस्कस करते हैं ऑफ एफटी एंड फॉर नीट 2024। जिन बच्चों का टारगेट नीट 2024 है, उन बच्चों का ये टारगेट पेपर है। ऑलराइट, एज यू नो फोर्टनाइट टेस्ट जो है प्रीटी इजी टेस्ट होते हैं, बट बहुत सारे बच्चों को इनमें भी तकलीफ रहती है। तो आशा करते हैं कि आपका ये पेपर जो है, जब हम सॉल्व करें उसके बाद अगर आपको कोई इस पेपर में दिक्कत आई हो तो वो पेपर का निवारण हो जाएगा, आपके क्वेश्चंस का समाधान आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जूलॉजी से। जूलॉजी में पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहा है वो है बहुत ही इजी क्वेश्चन, प्योरली एनसीईआरटी का। दैट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोनोटेलिक एनिमल? इनमें से कौन सा अमोनोटेलिक एनिमल है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोनोटेलिक एनिमल? कौन सा जीव अमोनोटेलिक प्राणी है? तो इसका आंसर देखिए, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, या तो अमोनिया निकालें या अमोनियम आयन निकालें। ठीक है, और ये सिर्फ जलीय जीव होते हैं, यानी ओनली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं जो अमोनिया निकालें। ठीक है, तो अमोनिया निकालना क्योंकि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म ही कर सकते हैं, इसलिए अगर आप देखें तो जहाँ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन लिखा है तो ये चीज एलिमिनेट आउट हो जाती है। रेप्टाइल भी ज्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं तो ये भी हट जाएंगे, वो यूरिकोटेलिक होते हैं। अब दो जलीय जीव हैं यहाँ पे, एक मरीन फिशेज हैं और एक एक्वाटिक इंसेक्ट है। तो आंसर होगा आपका एक्वाटिक इंसेक्ट। अगर आप एनसीईआरटी की एक्सक्रीशन का पहला पेज देखेंगे तो एक्वाटिक इंसेक्ट्स अमोनोटेलिक में दे रखा है। इंसेक्ट्स यूरिकोटेलिक भी होते हैं, लेकिन वो टेरेस्ट्रियल जो थलीय इंसेक्ट हैं, थलीय कीट हैं, वो यूरिकोटेलिक होते हैं। पर अदरवाइज एक्वाटिक इंसेक्ट प्योरली क्या होते हैं? अमोनोटेलिक। जबकि जो मरीन फिशेज हैं, आप एनसीईआरटी देखेंगे तो वो यूरियोटेलिक होती हैं, वो यूरिया निकालती हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70, एज यू कैन सी, क्वेश्चन नंबर 70 बेटा हमें दिखा रहा है प्रोटोनेफ्रीडिया का क्वेश्चन। अगेन एनिमल किंगडम से संबंधित है, लेकिन एक्सक्रीशन का क्वेश्चन है। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो किस किस में पाए जाते हैं एक्सेप्ट? तो प्रोटोनेफ्रीडिया एक्ट एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एक्सेप्ट, यानी किनके अतिरिक्त सभी जीवों में आदिवृत्त पाए जाते हैं, किनके अतिरिक्त? तो एक्सेप्शन बताना है। तो अगर आप एक्सक्रीशन का चैप्टर उसका सेकंड पेज देखेंगे, सेकंड पेज ऑफ एनसीईआरटी पे साफ लिखा है कि प्लेनेरिया, रोटिफर और सेफेलोकॉर्डेट, एम्फिओक्सिस जैसे उनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया यानी आदिवृक्क पाए जाते हैं। लेकिन जो प्रॉन्स हैं, प्रॉन्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं एंटीनरी ग्लैंड, जिन्हें हम ग्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। तो एंटीनरी ग्लैंड्स या हरित ग्रंथि या ग्रीन ग्लैंड पाए जाते हैं प्रॉन में। तो आंसर हो गया प्रॉन, क्योंकि एक्सेप्शन हमसे पूछा था। तो प्लेनेरिया, रोटिफर और एम्फिओक्सिस इन सब में आदिवृक्क यानी प्रोटोनेफ्रीडिया मिलेंगे, पर प्रॉन में एंटीनरी ग्लैंड मिलते हैं, इसलिए आंसर हो गया 70 का 4। चलिए बेटा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 71 में एज यू कैन सी, ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ह्यूमन की किडनीज हैं उनका आकार, उनका जो शेप है वो कैसा होता है। तो आपको पता है कि जो किडनी है वो
किडनी बीन यानी राजमा के शेप की होती है, तो इट्स अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, तो वेरी इजी, इसमें और कुछ विवेचना की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 71 के बाद है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 72 हमें किडनी के स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछा गया है, जो अगेन सेकेंड चैप्टर पे भी है आपका, सॉरी सेकेंड पेज ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम के चैप्टर पे है। एक्सक्रीशन का सेकेंड पेज आपको जो है उसमें मिल जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ रेनल पेल्विस। प्रोजेक्शन ऑफ रेनल पेल्विस क्या होता है? तो आंसर है कैलिक्स। अगर आप किडनी का स्ट्रक्चर या डायग्राम भी देखें तो कैलिक्स वो प्रोजेक्शंस होते हैं पेल्विस के जिन पे मेडुलरी पिरामिड आधारित होता है। ठीक है, तो आपका आंसर है 72 का 3। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस पे हमें ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ता आंसर, क्योंकि बहुत ही सीधा सरल सटीक आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। रेनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। अब ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर कप की बात करें तो पूरे नेफ्रॉन में एक ही कप लाइक स्ट्रक्चर है, वो है बोमिन कैप्सूल। अगर आपको ये भी नहीं पता था कि वो डबल वॉल है, फिर भी आप कप से पता लगा लेंगे कि ओनली बोमिन कैप्सूल यानी बोमिन संपुट जो होता है वो आपका डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है। तो अगेन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। गलत कथन का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 74 में। क्वेश्चन नंबर 74 बेटा हमें बोल रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या गलत है वो बताना है। तो पहला लिखा है द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि पहला जो चरण होता है, प्रथम भाग जो होता है मूत्र निर्माण यानी यूरिन फॉर्मेशन का, वो है खून को छानना। फिर सेकंड बोल रहा है ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर किया जाता है बाय ईच किडनी प्रति मिनट। तो बाय ईच किडनी ये जो लिख दिया है ये गलत है। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें प्लूरल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, किडनीज लिखा गया है, ना कि ईच किडनी लिखा गया है। यानी बोथ किडनी जो होती हैं, दोनों किडनी जो हैं वो निस्पंदन का कार्य करती हैं। ये प्रत्येक किडनी की बात यानी प्रत्येक वृक्क की बात कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। वो है क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर 2। बट इन केस अगर आपको फिर भी डाउट है तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए। वो बोल रहा है कि ग्लोमुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर। बिल्कुल सही बात है। आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी मूत्र निर्माण का प्रोसेस देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि निस्पंदन का एक्चुअल कारण होता है, यानी फिल्ट्रेशन का एक्चुअल कारण होता है ग्लोमरस ब्लड प्रेशर। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमिन कैप्सूल आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर, ये फोर्थ ऑप्शन कह रहा है। ये भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाले पैराग्राफ से उठाई गई लाइन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जाहिर सी बात है हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 प्योरली इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनता है, क्योंकि इसमें बोथ किडनी 1100 से 1200 ml ब्लड छानते हैं। ठीक है, जबकि इसमें लिखा है ईच किडनी। तो 74 का ऑप्शन नंबर 2 इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 74 के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रीएब्सॉर्ब यानी पुनः अवशोषित होता है बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी निष्क्रिय अवशोषण के साथ। तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो निष्क्रिय अवशोषित हो रहे हैं, पुनः अवशोषित हो रहे हैं नलिका के द्वारा यानी ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल के द्वारा। तो एज यू कैन सी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, ये सब बेटा एक्टिवली होते हैं, ये सब होते हैं एक्टिव। लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे कि यूरिया, तो जब कलेक्टिंग डक्ट यूरिया को मेड्यूला में भेजता है तो वो प्योरली पैसिवली भेजता है। और ये आपके जो थर्ड पेज है एक्सक्रीशन का एनसीईआरटी में, वहां पर आपको मिल जाएगा। रीएब्जॉर्प्शन समझाते वक्त वो साफ बोलता है कि न्यूट्रिएंट, आयन, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सब जो भी हैं ये एक्टिवली रीएब्सॉर्ब होते हैं, लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट जब भी रीएब्सॉर्ब होगा वो पैसिवली होगा। ठीक है, तो बकायदा प्योरली एनसीईआरटी स्टेटमेंट है। 75 का आंसर हुआ क्वेश्चन 75 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। ऑलराइट बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 हमें बोल रहा है ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस नियरली डैश टाइम्स कंसंट्रेटेड concentrated urine than the initial formed filtrate. ओके, क्वेश्चन नंबर 76 हमसे पूछना चाह रहा है कि जब हमने प्रारंभिक निस्पंद पदार्थ छाना था तो उसकी कितनी गुना
में आपको सांद्रित मूत्र प्राप्त होता है। तो ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा, जहां वो यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट बताता है कि हमारा जो प्राथमिक निस्पंदित पदार्थ था, यानी जो शुरुआती फिल्ट्रेट प्रोडक्ट था, वो था 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर का। ठीक है, 300 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर का हमारा फिल्ट्रेट होता है प्रारंभिक, क्योंकि यही कंसंट्रेशन ब्लड की होती है, तो यही हमारे पीसीटी में आए फिल्ट्रेट की होती है। पर जो हम यूरिन बनाते हैं, यानी जो सांद्रित मूत्र बनाते हैं, तो कंसंट्रेटेड जो यूरिन बनता है, वो यूरिन हमारा बनता है अप्रोक्सीमेटली 1200 मिली ऑस्मोल प्रति लीटर। ठीक है, यानी आंसर साफ है, ये है आपका 4 गुना। 300 का हमने छाना था और लगभग 1200 का आप मिली ऑस्मोल प्रति लीटर सांद्रित मूत्र यानी कंसंट्रेटेड यूरिन जो है बाहर निकालते हैं फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो एज यूजुअल वेरी इजी क्वेश्चन। अब तक सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है, इनफैक्ट मुझे तो पूरा ही पेपर एनसीईआरटी बेस्ड दिखा। तो फिर भी आप ऑप्शन में बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कोई डाउट हो तो। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 हमें बोल रहा है चूज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच बताइए। तो यूरेमिया के लिए लिखा हुआ है इट्स एन एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ये आपके जो डिसऑर्डर जहां स्टार्ट होते हैं रीनल फेलियर का एक्सक्रीशन के चैप्टर में, वही लिखा हुआ है। और ये बिल्कुल सही बात है कि यूरेमिया में यूरिया इकट्ठा हो जाता है, जो दिखा रहा है कि किडनी फेल हो रही है या हो चुकी है। नेक्स्ट डिसऑर्डर में पूछा है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ना ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बेटा, आइटिस जहां लग जाए वो इन्फ्लामेशन यानी सूजन होता है, और ग्लोमेरुलस के आगे लिखा हुआ है आइटिस, तो ऑब्वियसली ये ग्लोमेरुलस का सूजन है। एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड ऑप्शन हमें बोल रहा है रेनल कैल्कुली के बारे में। रेनल कैल्कुली पथरी होती है, तो उसमें साफ लिखा है कि वो इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट बता रहा है। तो बिल्कुल सही है, जब एक्सेसिव सॉल्ट इकट्ठा हो जाते हैं तो वो पथरी का निर्माण करते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर फोर्थ देखिए, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमें कह रहा है स्वेट ग्लैंड, लेकिन उसका प्राइमरी फंक्शन लिखा है एक्सक्रीशन, जो कि गलत है और हमसे गलत ही पूछा है। तो वापस देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 हमें कह रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। आपसे पहला ऑप्शन जो पूछा गया है वो है यूरेमिया का, और यूरेमिया के लिए लिखा हुआ है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, जो कि बिल्कुल सही है बेटा। जब आप अपनी डिसऑर्डर पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो डिसऑर्डर में यूरेमिया इज द सिम्टम और द साइन ऑफ किडनी फेलियर और रीनल फेलियर कहा गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है और हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए ये आंसर नहीं है, ये सही है। आइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और ग्लोमलस के आगे लगा है आइटिस, मतलब ग्लोमलस का इन्फ्लामेशन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। रीनल कैल्कुली कुछ नहीं, पथरी होती है। तो पथरी जो है वो क्रिस्टलाइज सॉल्ट के जमा होने के कारण होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हमें मिल चुका है कि हमारे पास फोर्थ आंसर ही जो होगा, फोर्थ ऑप्शन ही जो है वो आंसर होगा। पर जो फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा वो क्यों होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। स्वेट ग्लैंड एक्सक्रीशन करती हैं, स्वेट यानी पसीना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, लेकिन जो प्राइमरी फंक्शन लिख दिया है वो गलत है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड होता है थर्मो रेगुलेशन। प्राइमरी फंक्शन थर्मो रेगुलेशन है, यानी ताप का नियंत्रण करना, ना कि उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इनकरेक्ट हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन इज थर्मो रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 78 हमें बोल रहा है ऑड वन बताइए, यानी विषम चुनिए। किसके संदर्भ में? ग्रैनुलोसाइट के संदर्भ में। तो आपको पता होगा कि ग्रैनुलोसाइट हमारे पास 3 है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसिडोफिल। इओसिनोफिल इज अनदर नेम ऑफ एसिडोफिल। ठीक है, जबकि जो मोनोसाइट है ये ए ग्रैनुलोसाइट है। क्योंकि मोनोसाइट ए ग्रैनुलोसाइट है, तो यही हमारा विषम यानी ऑड वन आउट हुआ। तो आंसर हुआ फोर्थ। बाकी तीनों आपके ग्रैनुलोसाइट हुए। ऑलराइट बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए हमसे बोल रहा है कि सेलेक्ट द प्लाज्मा प्रोटीन। उस प्लाज्मा प्रोटीन का चयन कीजिए जो प्राइमरली इन्वॉल्व है डिफेंस यानी प्रतिरक्षा में या सुरक्षा क्रियाविधि में। तो
जो ब्लड के प्रोटीन है जो डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं वो है एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, जो आईजी से स्टैंड करते हैं इम्यूनोग्लोबिन। तो इसका आंसर हुआ ग्लोबिन प्रोटीन, क्योंकि फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग में काम आता है बेटा, एल्बुमिन प्रेशर मेंटेन करने में काम आता है, और अमीनो एसिड प्रोटीन ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एलिमिनेशन भी करते तो भी इसका आंसर होना था 1। तो 79 का आंसर हुआ 1। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 हमें ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, और स्टेटमेंट पढ़ने को कह रहा है ए एंड बी। तो देखिए स्टेटमेंट नंबर ए क्या कह रहा है हमें। Erythroblastosis fetalis is a condition in which fetal RBC are destroyed. Absolutely correct. माँ की एंटीबॉडी के कारण बच्चे की आरबीसी का हीमोलाइसिस हो जाता है, यानी माँ की एंटीबॉडी के कारण बच्चे की आरबीसी फटने या खराब होने लगती हैं। ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ड्यू टू मदर्स एंटीबॉडी। नाउ इस कंडीशन में सीवियर अनेमिया और जॉन्डिस यानी पीलिया होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। आप हिंदी में भी देख लीजिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें भ्रूण की आरबीसी नष्ट होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड आगे लिखा है, उसी में आगे इस स्थिति के कारण बच्चे को गंभीर रक्त अल्पता, ठीक है, यानी ब्लड की कमी अनेमिया, ठीक है, एंड पीलिया हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा था, तो अगर एक्सप्लेनेशन भी पूछते तो भी ये एक्सप्लेनेशन के रूप में भी सही होता। तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। तो बहुत ही इजी सरल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि कार्डियक आउटपुट इन अ हेल्दी अडल्ट ह्यूमन इज एवरेज टू। कार्डियक आउटपुट यानी हृदय निकास का औसतन कितना होता है किसी भी व्यस्क मानव में, और वो भी स्वस्थ मानव में। तो वो होता है 5040 ml, क्योंकि आप स्ट्रोक वॉल्यूम को इनटू हार्ट रेट मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको कार्डियक आउटपुट मिलता है, और ये आता है 5040 ml, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5000 ml। प्योरली एनसीईआरटी जहाँ पे कार्डियक साइकिल समझाई गई है वहां पर आपको कार्डियक आउटपुट भी बताया गया है। तो प्रीटी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हुआ 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द opening between left atria and the left ventricle। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग को कौन गार्ड करता है। तो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में बेटा होता है बाइकस्पिड वॉल्व। तो आपको याद होगा कि अगर ये आपका हार्ट है तो आपके हार्ट में इस समय यहाँ राइट पोर्शन में तो 3 कस्प वॉल होते हैं, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 कस्प वॉल होते हैं, जबकि लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 कस्प वॉल्व होते हैं। और 2 कस्प वॉल्व को या तो बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं या फिर कहते हैं मिट्रल वॉल्व। तो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 हमें फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनने को कह रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू लिम्फेटिक सिस्टम यानी लसिका तंत्र या लसिका के संदर्भ में गलत कथन का हमें चयन करना है। पहला बोला है इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। बिल्कुल सही बात है कि जो प्लाज्मा है ब्लड का उसी से तो आगे टिश्यू फ्लूइड, और टिश्यू फ्लूइड से तो आगे लिम्फ बना था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वही होगा जो प्लाज्मा का है। फिर वो बोलता है ये कलरलेस फ्लूइड है कंटेनिंग लिम्फोसाइट। तो वैसे तो ये पेल येलो कलर होता है, तो कलरलेस फ्लूइड एग्जैक्टली बोलना तो बिल्कुल सही तो नहीं कहेंगे, फिर भी बिना सारे ऑप्शन पढ़े हम कभी आंसर नहीं देंगे। बहुत ही पेलिश येलो कलर होता है लिम्फ का, अदरवाइज कोई खास कलर नहीं मिलता है। हाँ, उसमें लिम्फोसाइट होते हैं, बिल्कुल सही है। देन थर्ड आपको बोल रहा है न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन आर ट्रांसपोर्टेड बाय द लिम्फ। एग्जैक्टली, लैक्टियल में जब तक लिम्फ है तब तक वो सारा ट्रांसपोर्ट कर सकता है न्यूट्रिएंट और हार्मोन का, तो ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ देखिए, वो बोल रहा है lymphatic system collects lymph and drains it back directly into the major artery। ये चीज देखिए बच्चे, इसमें बहुत बड़ी गलती यहाँ पे लिखी हुई है।
लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ को कलेक्ट जरूर करता है, पर उसको ड्रेन बैक आर्टरी में नहीं करता, उसे ड्रेन बैक करता है वेन्स में ना। अगर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन गलत दिख भी रहे हैं, तो इसमें से मोस्ट इनकरेक्ट ढूंढा जाएगा। तो मोस्ट इनकरेक्ट होगा 4, क्योंकि जब हम कलर की बात करते हैं तो भले ही वो पेल फ्लूइड है, लेकिन पेल कोई कलर नहीं है, वो सिर्फ अपीयरेंस है। ठीक है, जब आप लिम्फ का पार्ट देखेंगे तो बहुत ही हल्का पीला कलर है, और वो बहुत ही पेल कलर है जिसको ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट फ्लूइड कहा जा सकता है। इसीलिए हम सेकंड को गलत ना मानते हुए हम बोलेंगे फोर्थ गलत है। और कलरलेस फ्लूइड कहा जा सकता है लिम्फ, और उसमें लिम्फोसाइट होते हैं। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम जब लिम्फ कलेक्ट करता है तो क्या उसे आर्टरी में डालता है वेन में? तो आंसर है वेन में डालता है, उसे आर्टरी में नहीं डाला जाएगा। इसलिए 83 का प्योरली इनकरेक्ट आंसर हुआ 4। ऑलराइट, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है, द टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो कि मैमल में दिखाई देता है। बेटा आपको पता होगा कि मैमल में डबल सर्कुलेशन होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन दो है डबल सर्कुलेशन के, पर एक जगह लिखा है इनकम्प्लीट और दूसरी जगह लिखा है कंप्लीट। तो हमें कोई इनकम्प्लीट सर्कुलेशन नहीं है, हमारे पास कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। तो 84 का आंसर हुआ 4। ठीक है, तो पूर्ण दोहरा परिसंचरण ये पाया जाता है स्तनधारियों यानी मैमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 हमें कह रहा है, थिन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्डे टेंडिनी आर प्रेजेंट इन। तो कॉर्डे टेंडिनी जो है ये क्लोज करते हैं एवी वॉल्व को। ठीक है, और अगर आप हार्ट का डायग्राम देखेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखा है, तो सपोज ये हार्ट है और यहाँ पर कस्प वॉल है, तो इस तरीके से अटैच करके दिखा रखी है कॉर्डे टेंडिनी, यानी वेंट्रिकल की वॉल में अटैच करती हैं बाय पैपिलरी मसल, और एक तरफ से अटैच करती हैं कस्प वॉल को। तो एक तरफ उसने कस्प वॉल को अटैच किया और दूसरी तरफ वेंट्रिकल की वॉल को। तो क्या एट्रिया में प्रेजेंट होगी? तो बिल्कुल नहीं। क्या सेप्टम में है? बिल्कुल नहीं। किसी भी सेप्टम में कॉर्डे टेंडिनी होती ही नहीं है। तो आंसर एलिमिनेशन भी करते तो आपको मिलता वेंट्रिकल। पर इसके लिए ज्यादा अच्छे के लिए आप एनसीईआरटी का हार्ट का डायग्राम देखेंगे, तो वेंट्रिकल में कॉर्डे टेंडिनी है, वेंट्रिकल की वॉल से अटैच्ड होती है। इट इज अटैच्ड टू वेंट्रिकल वॉल। इट इज अटैच्ड टू वेंट्रिकल वॉल बाय पैपिलरी मसल। ठीक है, और काम इनका होता है इट क्लोजेस द एवी वॉल। तो ये एट्रिया में नहीं है, सेप्टम में नहीं है, ये वेंट्रिकल्स की वॉल से अटैच्ड है, तो वेंट्रिकल में होंगी। ठीक है, तो 85 का आंसर हुआ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 86 हमें कह रहा है, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल into the pulmonary artery and the aorta respectively are guarded by। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल के बारे में बोला गया है, और दोनों वेंट्रिकल अपनी अपनी आर्टरी में जब खुलते हैं तो किससे गार्ड होते हैं? तो आपको बहुत पता होगा, बहुत आसान है ये तो, कि जो आपके वेंट्रिकल हैं, जब भी वो एओर्टा या पल्मनरी आर्टरी में ओपन होते हैं तो वहां पर वॉल्स होते हैं, सेमील्यूनर वॉल्स। ठीक है, तो दोनों वेंट्रिकल अपनी आर्टरी के बीच में, आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में हमेशा क्या रखते हैं? वॉल्स रखते हैं, ताकि बैकफ्लो ऑफ ब्लड ना हो और खून आसानी से भर सके जब भी भरना हो। उसमें हमें सेमील्यूनर वॉल्व बंद होने चाहिए, तो सेमील्यूनर वॉल्व इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल नॉर्मली जनरेटेड बाय एसए नोड, उससे हार्ट रेट कितनी हो जाती है? तो जो नॉर्मल दिल की धड़कन है वो होती है 72 बार, 72 प्रति मिनट। और इसमें ऑप्शन आप देखेंगे अगर, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, जो 70 से 75 बार दिल को धड़काएगा, यानी हार्ट रेट होगी 70 टू 75 प्रति मिनट। और ये एक्शन पोटेंशियल या हाईएस्ट वोल्टेज क्रिएट करा जाता है बाय एसए नोड, जो आपका पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहलाता है। ठीक है, तो 87 का आंसर हुआ 1। चलिए, क्वेश्चन नंबर 88 हमें क्या कह रहा है? तो लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 हमें कह रहा है, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन कन्वर्ट किए गए बाय फाइब्रिन
इनटू फाइब्रिन, सॉरी, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कौन करता है? तो आपको पता होगा कि थ्रोम्बिन नामक एंजाइम बनता है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। मैग्नीशियम नहीं चाहिए कभी भी क्लॉटिंग के लिए, उस चाहिए हमें क्या, कैल्शियम। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है, तो ये किसी को क्या ही एक्टिवेट करेगा। थ्रोम्बोकाइनेज जो है ये उल्टा प्रोथ्रोम्बिन को इनटू थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है, ठीक है, जबकि थ्रोम्बिन आगे कन्वर्ट करेगा किसको, आपके फाइब्रिनोजन को इनटू फाइब्रिन। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स लिख रखे हैं, आपके क्लॉटिंग के बारे में लिख रखा है एनसीईआरटी ने। एग्जैक्टली exactly वही पैराग्राफ से उठा के लाइन यहाँ पर रखी गई है कि जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में कौन से एंजाइम के द्वारा एक्टिवेट होंगे। तो एंजाइम जो होगा वो होगा थ्रोम्बिन एंजाइम। थ्रोम्बिन एक तरह का एंजाइम है जो स्वयं प्रोथ्रोम्बिन के एक्टिवेशन से बनता है और उनको एक्टिवेशन थ्रोम्बोकाइनेज देता है, जबकि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना थ्रोम्बिन का काम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हुआ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। चलिए अब क्वेश्चन 89 पर चर्चा करी जाए। क्वेश्चन नंबर 89 एक हार्ट स्ट्रक्चर का डायग्राम है, आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 89 में, और बोला है कि करेक्ट ऑप्शन बताइए जो ए को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप डायग्राम में देखें तो ये इस तरह से आर्क बन रहा है, ठीक है। डायग्राम अगर आपको क्लियर ना दिखे तो मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह से आर्क बन रहा है, और इस तरह का आर्क हमेशा बनाती है एओर्टा। एओर्टा फॉर्म्स अ सिस्टमिक आर्क, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन आपको दिखा रखा है, सॉरी जो ए मार्किंग दिखा रखी है आपको, उसका करेक्ट आंसर होगा एओर्टा। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट प्योरली एनसीईआरटी का डायग्राम है, और ये देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है कॉर्डी टेंडिनी जो वेंट्रिकल में है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का डायग्राम भी आपके पेपर में था, और कॉर्डेड टेंडिनी पे भी क्वेश्चन था, जबकि यहाँ पे कॉर्डेड टेंडिनी भी दिख रहे हैं और यहाँ पे एओर्टा भी है। तो जो ए है मार्क वो तो एओर्टा हो गया, और अगर आपको पीछे कॉर्डेड टेंडिनी का डाउट था तो आपको डायग्राम भी इसी में मिल रहा है, तो एक क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल रहा था। एनीवे क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हुआ एओर्टा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है ईसीजी पे कि स्टैंडर्ड ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है बेटा, ये सबसे बड़ी पीक होती है ईसीजी की, और ये हमें दिखाती है वेंट्रिकल जा रहे हैं डीपोलराइजेशन में, जिसके बाद वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल के लिए टी वेव आती है, तो आंसर गलत है ये, ठीक है। डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, एट्रिया के लिए आती है पी वेव, तो ये भी गलत हुआ। डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एंड अगर आपको लगा एट एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, तो एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल इज एंड ऑफ टी वेव, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर सटीक पेपर, बहुत ही सिंपल पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 90 के साथ हम पेपर के अंत पर आ गए हैं। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन पेपर आसान लगा होगा और आप अपनी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस इस पेपर से समझ चुके होंगे। अब दीजिए इजाजत, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में। थैंक यू सो मच।